नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फोटो पीरियोडिज्म। देखिए, फोटो पीरियोडिज्म बेसिकली क्या है? इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू चेंज इन द फोटो पीरियड। और फोटो पीरियड क्या है? फोटो का मतलब होता है लाइट और पीरियड का मतलब होता है रिलेटिव लेंथ ऑफ टाइम। तो कुछ प्लांट्स के अंदर जो है ये जो फोटो पीरियड है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग। यानी फ्लावरिंग जो इंड्यूस होगी कुछ प्लांट्स में वो किसके रिस्पॉन्स में होती है? इन रिस्पॉन्स टू द फोटो पीरियड। अब इंडक्टिव फोटो पीरियड के बेसिस पे जो प्लांट्स हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज द लॉन्ग डे प्लांट्स इन और शॉर्ट नाइट प्लांट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट नाइट प्लांट्स। तो देखो यहाँ पर एक रेफरेंस रेंज ली जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल ड्यूरेशन। क्या? तो क्रिटिकल ड्यूरेशन से अगर ज्यादा लाइट चाहिए तब फ्लावरिंग इंड्यूस होगी, इसको हम क्या कहेंगे? लॉन्ग डे प्लांट। देखिए, पहले ये माना जाता था केवल जो लाइट पीरियड है वो ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब ये माना जाता है कि जो लाइट और डार्क पीरियड है दोनों का इक्वल इम्पॉर्टेंस है। तो अगर क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा लाइट चाहिए टू इंड्यूस फ्लावरिंग देन सच प्लांट्स आर नोन एज द लॉन्ग डे प्लांट्स, या इन्हें हम शॉर्ट नाइट प्लांट्स भी कह सकते हैं। वाई? बिकॉज इनके अंदर जो फोटो पीरियड है दैट इज अबव द क्रिटिकल लेंथ इन ऑर्डर टू इंड्यूस फ्लावरिंग। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है दैट इज ऑफ स्पिनैच। स्पिनैच मतलब पालक, व्हीट एंड रेडिश। सेकेंड कैटेगरी जो आती है दैट इज ऑफ शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग नाइट प्लांट्स। अब इधर क्या होगा? जो क्रिटिकल ड्यूरेशन है उससे कम लाइट चाहिए तो इसके अंदर क्या होगा? फ्लावरिंग होगा। क्या? तो क्रिटिकल ड्यूरेशन जो एक रेफरेंस पॉइंट माना गया, अगर इससे ज़्यादा लाइट चाहिए तो फ्लावरिंग होगा तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, और अगर इस क्रिटिकल लेंथ से कम लाइट चाहिए इन ऑर्डर टू इंड्यूस फ्लावरिंग तो इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग नाइट प्लांट। यानी कि यहाँ डार्क पीरियड ज़्यादा चाहिए और डे पीरियड या लाइट पीरियड कम चाहिए। क्या? यहाँ पर फोटो पीरियड बिलो द क्रिटिकल लेंथ इंड्यूसेस फ्लावरिंग। एग्जाम्पल इसके अंदर आता है टोबैको एंड सोयाबीन। थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज ऑफ डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट जो है इसके अंदर फोटो पीरियड और फ्लावर इंडक्शन का कोई कोरिलेशन नहीं है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट। इसमें एग्जाम्पल आता है कॉटन एंड सनफ्लावर का। तो यहाँ हमने देखा कि जो फोटो पीरियोडिज्म है बेसिकली इट इज द फिनोमिना दैट इज सीन इन द केस ऑफ प्लांट्स, जहाँ पर फोटो पीरियड या लाइट पीरियड अफेक्ट करता है फ्लावर इंडक्शन में। ठीक है, तो जो प्लांट्स के लिए ज़्यादा लाइट चाहिए क्रिटिकल ड्यूरेशन से उसको हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। जिन प्लांट्स के अंदर कम लाइट चाहिए क्रिटिकल ड्यूरेशन से उसको हम कह देते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, और जिधर कोई कोरिलेशन नहीं है बिटवीन द photo period and the flower induction, they are known as the day neutral plants. This is the basic which you should remember about photoperiodism. आपको पता होना चाहिए what is photoperiodism, what is photoperiod, and inductive photoperiod के basis पे we can divide the plants into 3 categories, that is the long day plant or short night plants, short day plants or long night plants, and day neutral plants. Now critical duration is different for different plant species, and one more thing you have to remember is जो फोटो पीरियड है इसको कौन परसीव करेगा? दैट इज परसीव्ड बाय द मैच्योर लीव्स। मैच्योर लीव्स इसको परसीव करती हैं और एक केमिकल सिग्नलिंग होता है फ्रॉम द लीव्स टू द शूट एपेक्स, और फाइनली ये जो शूट एपेक्स है ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? इनटू द फ्लोरल एपेक्स, दैट इज इट विल बियर द फ्लावर। और ये जो केमिकल सिग्नलिंग होती है ये केमिकल जो सब्सटेंस है इसको कहा जाता है फ्लोरिजन, एज इट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर। सो विल राइट हियर द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट स्पीशीज। अलग अलग प्लांट स्पीशीज के लिए जो क्रिटिकल ड्यूरेशन है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट विल राइट
the photo period is perceived by mature leaves. Chemical signaling to shoot apex, which then transforms into floral apex. यानी ये क्या बेयर कर लेती है? फ्लावर. तो हम ये कहेंगे जो फोटो पीरियड है इसका सिग्नल जो है वो कौन परसीव करता है? इट इज परसीव बाय द मैच्योर लीव्स. और मैच्योर लीव्स से केमिकल सिग्नलिंग होती है टू द शूट एपेक्स, जो कि किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? फ्लोरल एपेक्स में. Now you also have to remember about the phytochrome. What is a phytochrome? It is a chromoprotein pigment. So we'll write here phytochrome. It is chromoprotein pigment. तो ये किसकी तरह काम करता है? लाइट सेंसर की तरह काम करता है. किस टाइप की लाइट प्रेजेंट है? क्लियर? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म. नाउ इसके दो फॉर्म्स होते हैं. वन इज द PR फॉर्म एंड द अदर वन इज द PFR फॉर्म. तो जो PR फॉर्म है इट अब्सॉर्ब्स द वेवलेंथ ऑफ 660 nanometer and gets converted into the PFR form, and it occurs during the day. Clear? Where areas the PFR form it absorbs the wavelength of 730 nanometer and gets converted into the PR form during the night. क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं जो PR और PFR फॉर्म्स हैं ऑफ फाइटोक्रोम दे आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर. ये कहाँ मौजूद होता है? दिस इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. ये जो पिगमेंट है ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होगा. इट हैज टू फॉर्म्स, द PR फॉर्म एंड PFR फॉर्म. PR form absorbs a wavelength of 660 nanometer and gets converted into the PFR form. And this PFR form absorbs the wavelength of 730 nanometer and gets converted into the PR form. Clear? Now, if the ratio of PR upon PFR is greater than 1, then it induces flowering in short day plants. तो ये किस में फ्लावरिंग इंड्यूस कराएगा? शॉर्ट डे प्लांट्स में. क्लियर? बट इफ द रेशो ऑफ PFR अपॉन PR इज ग्रेटर देन 1, then it induces flowering in long day plants. क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर PR टू PFR का रेशो ग्रेटर देन 1 है तो ये किस में फ्लावरिंग इंड्यूस कराएगा? शॉर्ट डे प्लांट्स में. और अगर PFR टू PR का रेशो ग्रेटर देन 1 है तो ये किस में फ्लावरिंग इंड्यूस कराएगा? इन द लॉन्ग डे प्लांट्स. सो दैट वाज ऑल अबाउट द फोटोपीरियोडिज्म. अभी तक अपन ने बात करी थी अबाउट द फोटो पीरियोडिज्म, दैट इज फोटो पीरियड इट इंड्यूसेस द फ्लावरिंग इन द प्लांट्स. अब हम बात करेंगे वर्नलाइजेशन की. वर्नलाइजेशन जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट गिवन टू द प्लांट्स टू इंड्यूस फ्लावरिंग. तो फोटो पीरियोडिज्म में हम कह सकते हैं कि जो फ्लावरिंग इंड्यूस होता है दैट इज अफेक्टेड बाय द क्रिटिकल फोटो पीरियड, कि उससे ज़्यादा लाइट दे रहे हैं हम या उससे कम लाइट दे रहे हैं, वो फ्लावरिंग को इंड्यूस कराएगा. जबकि अगर हम बात करें वर्नलाइजेशन की तो यहाँ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है इन ऑर्डर टू इंड्यूस फ्लावरिंग. सो विल राइट हियर व्हाट इज वर्नलाइजेशन. इट इज द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट given to the plants to induce flowering. अब यहाँ पर हम 2 सेट्स ऑफ एग्जाम्पल लेके चलेंगे. पहला जो केस अपन लेंगे दैट विल बी ऑफ बो. बो एंड एरो तो पता है, बो, ठीक है.
तो B से क्या हो जाएगा, दैट इज बार्ले, O से हो जाएगा ओट एंड W से हो जाएगा व्हीट। अब बार्ले, ओट और व्हीट जो है इनके अंदर दो वैरायटीज देखने को मिलती है। एक तो होती है स्प्रिंग वैरायटी एंड एक होती है विंटर वैरायटी। क्या स्प्रिंग वैरायटी क्या होगी, स्प्रिंग वैरायटी वो होती है जो कि आप अर्ली स्प्रिंग में इसको सो करते हो और एंड बाय द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन इट इज़ रेडी टू हार्वेस्ट। ठीक है, तो ये हमें रेडी मिलती है क्रॉप। जबकि अगर हम बात करें विंटर वैरायटी की तो इसको फॉल में यानी कि विंटर के ऑनसेट के पहले इसको सो करा जाता है या बोया जाता है और ये पूरा विंटर सीजन ऐसे थोड़ा बहुत जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो देखने को मिलेगी, पूरा विंटर सीजन ये ऐसा ही निकालेगी। अब इसकी जो ग्रोथ रिज्यूम होती है दोबारा, दैट अकर्स इन द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में ये दोबारा से ग्रोथ को रिज्यूम करती है एंड इट इज़ रेडी फॉर द हार्वेस्ट बाय द मिड समर। मिड समर तक ये क्या होगा, रेडी फॉर हार्वेस्ट। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन विंटर वैरायटी को हम आसानी से स्प्रिंग में ग्रो कर सकते हैं। अंडरस्टूड। अब यहाँ क्या हुआ, हमने वैसे ट्राई करा कि भाई विंटर वैरायटी को अगर हम स्प्रिंग में ग्रो करेंगे तो वो ग्रो नहीं होती है, लेकिन हम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के बाद जो है विंटर वैरायटी को स्प्रिंग में ग्रो करेंगे तो ये आसानी से ग्रो हो जाती है। क्या यानी हम ये कह सकते हैं कि जो विंटर वैरायटी है उसको एक विंटर का इफेक्ट चाहिए या लो टेम्परेचर इफेक्ट चाहिए जिससे कि ये क्या होगा, जो है आसानी से स्प्रिंग में अपना ग्रोथ जो है कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि विंटर वैरायटी को हम वर्नलाइजेशन के थ्रू स्प्रिंग में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि कम टाइम लगेगा तो हमें जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी देखने को मिलेंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो आता है दैट इज द सेकेंड केस। सेकेंड केस में जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं बाइनियल प्लांट्स का। बाइनियल प्लांट्स के अंदर एग्जाम्पल आता है शुगर बीट, इसके अलावा आएगा कैबेज एंड कैरेट। अब वैसे तो ये क्या है, बाइनियल। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय बाइनियल प्लांट। देखिए तीन टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक होता है एनुअल। एनुअल प्लांट वो होता है जो कि अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा विद इन वन सीजन, एक ही सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, यानी दोनों टाइप के फेजेस ये उसी में कंप्लीट करेगा, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। जबकि हम बात करें बाइनियल प्लांट्स की तो दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 सीजन्स। क्लियर। ऐसे ही होते हैं पेरेनियल प्लांट्स जो कि हमेशा बने रहते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री, ये हमेशा एज सच बना रहता है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कब होता है, अकॉर्डिंग टू द सीजन। अंडरस्टूड। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं बाइनियल प्लांट की विच कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल इन 2 सीजन्स। अंडरस्टूड। अब क्या होगा, इस बाइनियल प्लांट को अगर हम क्या देंगे, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देंगे तो ये एनुअल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इट विल कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 1 सीजन एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्नलाइजेशन। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन के प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर रिक्वायर्ड। एक्टिवली dividing cells or meristematic cells are required. Then low temperature treatment should be given to the seeds or the actively dividing cells. Third, there should be proper aeration. Proper aeration means oxygen available होनी चाहिए। इसके अलावा optimum hydration should be there. वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एंड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन शुड बी देयर। क्लियर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन, दैट इज द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट गिवन टू द प्लांट्स इन ऑर्डर टू इंड्यूस फ्लावरिंग।
नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सीड डोमेंसी। सीड डोमेंसी क्या है? देखिए, when the seeds are not able to germinate even when the favorable conditions are present, जब favorable external environmental conditions है तो भी seed germinate नहीं कर पाता है due to some internal factors, इसको हम कहते हैं seed dormancy. So we'll write here, it may be defined as the inability of the seed to germinate even in the presence of favorable environmental conditions due to some internal factors. internal factors की वजह से जो है सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, हालांकि बाहर कंडीशंस जो हैं उसके लिए फेवरेबल हैं. इसको हम क्या कहते हैं? सीड डोमेंसी. अब सीड डोमेंसी में जो इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो क्या क्या हैं? पहला जो आता है दैट इज impermeable and hard seed coat. अगर बहुत ज़्यादा हार्ड सीड कोट होगा तो द सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट. क्या? इम्पर्मिएबल होगा तो ये भी जर्मिनेशन में हिंड्रेंस पैदा करेगा. क्यों? क्योंकि गैशियस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा. देन नेक्स्ट जो आता है दैट इज ड्यू टू इमैच्योर एम्ब्रियो. due to presence of chemical inhibitors. केमिकल इनहिबिटर्स के प्रेजेंस की वजह से भी सीड जो है वो क्या शो करता है? डोमेंसी. अब ये केमिकल इनहिबिटर्स क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी एब्सिसिक एसिड, पैरा अस्कॉर्बिक एसिड, एंड फिनोलिक एसिड. तो एब्सिसिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड एंड फिनोलिक एसिड किसकी तरह काम करते हैं? दे एक्ट एज अ केमिकल इनहिबिटर्स व्हिच लीड्स टू सीड डोमेंसी. नाउ देयर आर टू वेज टू ब्रेक द सीड डोमेंसी. तो सीड डोमेंसी को ब्रेक करने के दो तरीके हैं, एक है नेचुरल वे और एक है आर्टिफिशियल वे. जब हम बात करते हैं नेचुरल वे की तो वी कैन इजीली ब्रेक द सीड डोमेंसी बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट. इससे जो इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है. ऐसे ही आता है एक्शन ऑफ हीट, दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द इनहिबिटर्स. इसके अलावा पैसेज थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स. तो जब सीड्स को किसके थ्रू पास करा जाता है? थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द एनिमल्स. तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो इन पे काम करते हैं, जिसकी वजह से जो सीड कोट है वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाता है. देन लास्ट इज बाय द माइक्रोबियल एक्शन. आर्टिफिशियल वेज में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है स्ट्रैटिफिकेशन इन विच द सीड्स आर एक्सपोज टू कोल्ड टेम्परेचर. सेकेंड आता है स्कैर्सिफिकेशन. इसमें मैकेनिकली जो है सीड डोमेंसी को ब्रेक करा जाता है. तो या तो ये क्या होगा? विल रब द सीड्स विद द सैंड पेपर और विल मेक अ कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ और विल शेक इट विगरसली. ओके. देन आता है वाटर के थ्रू. तो अब कुछ समय के लिए या ओवरनाइट जब हम सीड्स को सोक कर देते हैं वाटर में तो ये क्या हो जाते हैं? सॉफ्टन हो जाते हैं और इनकी जो डोमेंसी है वो ब्रेक हो जाती है. देन लास्ट आता है केमिकल्स. केमिकल्स लाइक गिब्रेलिक एसिड. मैंने बताया भी था गिब्रेलिक एसिड किस में हेल्प करता है? सीड जर्मिनेशन में, यानी इट हेल्प्स टू ब्रेक द सीड डोमेंसी. इसके अलावा जो नाइट्रेट्स हैं दैट ऑल्सो हेल्प्स टू ब्रेक द सीड डोमेंसी एंड हेल्प इन द सीड जर्मिनेशन. सो दैट वाज ऑल अबाउट सीड डोमेंसी. क्विक रिव्यू ले लें अपन ने सीड डोमेंसी में क्या क्या पढ़ा है. सबसे पहले अपने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए. सीड डोमेंसी क्या है?
यानी कि सीड्स आर नॉट एबल टू जर्मिनेट इवन व्हेन द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल। बाहर एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हैं तो भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर हम क्या क्या लेते हैं कंसिडरेशन में? पहला आता है इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट, सेकेंड आता है इमेच्योर एम्ब्रियो, और थर्ड आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स लाइक एब्सिसिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड एंड फिनोलिक एसिड। अब सीड डोमेंसी को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? तो देर आर टू वेज, फर्स्ट इज द नेचुरल वे एंड द सेकेंड वन इज द आर्टिफिशियल वे। नेचुरल वे में वी कैन एक्सपोज द सीड्स टू सनलाइट और हीट, और वी कैन अलाउ देम टू पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द एनिमल्स, जिसकी वजह से इन पे क्या होता है? एंजाइमेटिक एक्शन होता है और इनहिबिटर्स का क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, सीड्स जो हैं वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं, और बाय माइक्रोबियल एक्शन। आर्टिफिशियल वेज की हम बात करें तो इट कैन बी डन बाय स्ट्रैटिफिकेशन इन विच द सीड्स आर एक्सपोज टू कोल्ड टेम्परेचर, स्कैसिफिकेशन जहाँ पर या तो हम विग्रस शेकिंग करते हैं या नाइफ से कट लगा देते हैं, या सैंड पेपर से इसको हम क्या करते हैं? एब्रेसिव फोर्सेस अप्लाई करते हैं। देन आता है बाय सोकिंग द सीड्स इन द वाटर और बाय ट्रीटिंग विद केमिकल्स लाइक गिब्रेलिक एसिड एंड नाइट्रेट्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सीड डोमेंसी।